नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। और जो लोग नए हैं चैनल पे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। आज बहुत एक इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है जो कि इकोनॉमिक के लिहाज से और करंट अफेयर्स करंट न्यूज़ के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जो बजट है, जो इंटरिम बजट आया है 2024-25 के लिए, उसको डिस्कशन करेंगे। और जो लोग भी चैनल पे कुछ डाउट होगा, कुछ भी क्वेश्चन होगा, तो आप लोग टेलीग्राम या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे ज़रूर ज्वाइन हो सकते हैं और डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं किसका डाउट रहा, क्या कुछ रहा। तो वो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे देता रहता हूँ, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर दीजिए। तो बिना देर किए हुए हम चाहेंगे हमारे आज की सेशन जो इंटरिम बजट है। तो उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके, इसका नोट का। तो चलते हैं आज की सेशन की डिस्कशन पे। तो ये रहा हमारे यही रहे हमारे मिनिस्टर, जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। और ये अभी रिसेंटली इंटरिम बजट लेके आए हैं, तो उसको पूरी तरह से डिस्कशन करेंगे। तो इंटरिम बजट 2024-25 उसका की हाईलाइट को जो डिस्कशन करेंगे। ज़्यादातर हम डेप्थ पे नहीं जाएंगे, डेप्थ पे जाने के लिए दूसरा सेशन लेके आएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट जो है इंटरिम बजट, उसके लिहाज से मैं कुछ नोट्स लेके आया हूँ। और जो जितना इम्पोर्टेंस होता है, जो फुल बजट होता है, वो जुलाई में आएगा, क्योंकि अभी जो इलेक्शन आने वाला है, तो इलेक्शन से पहले इंटरिम बजट आता है। और ये जस्ट कुछ कितना अचीव किया हुआ है, जस्ट कुछ टारगेट क्या कुछ लिया हुआ है, उसके ऊपर हम ये डिस्कशन करेंगे। तो फुल बजट जब आएगा उससे बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है फुल बजट। तो इस बार ये इंटरिम बजट आया है यूनियन गवर्नमेंट का, तो उसको हम डिस्कशन करते हैं। तो इस साल निर्मला सीतारमण ने 6th टाइम बजट को प्रेजेंट किया है, फाइनेंस मिनिस्टर। और ये पीएम मोदी जो लीड थे गवर्नमेंट, अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इनका प्राइम मिनिस्टर सेकेंड टाइम है। और अभी रिसेंटली निर्मला सीतारमण ने 6th टाइम बजट को प्रेजेंट किया है। द फुल बजट विल बी प्रेजेंटेड इन जुलाई दिस ईयर आफ्टर द न्यू गवर्नमेंट इज फॉर्म पोस्ट द लोकसभा इलेक्शन। मैंने जैसे बोला कि इंटरिम बजट के बाद जो रिज़ल्ट आएगा इलेक्शन का, उसके बाद फुल बजट प्रेजेंट किया जाएगा जो जुलाई में होगा। उसमें फुल बजट पूरा एंटायर 24 और 25 का वो जो बजट लाया जाएगा। और वो अभी इलेक्शन है, तो इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद कौन सा गवर्नमेंट आएगा ये पता नहीं है। तो बीजेपी गवर्नमेंट आएगा तो बीजेपी गवर्नमेंट निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे, या फिर जो कोई फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा वो प्रेजेंट करेंगे जुलाई सेशन में फुल बजट। अभी फ़िलहाल इंटरिम बजट है। द बजट फोकस्ड ऑन फिस्कल कंसोलिडेशन, इंफ्रा, एग्रीकल्चर, ग्रीन ग्रोथ एंड रेलवे। जो ये जो इंटरिम बजट आया है फिस्कल कंसोलिडेशंस, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। मतलब जो कि फिस्कल जो डेफिसिट है, हर वक्त जब हम डेफिसिट का वर्ड हम सुनेंगे तो वो कम ही होता है। ये चीज़ को बैलेंस करने के लिए उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, ये निर्मला सीतारमण ने उनके बजट में कहा है। तो फिस्कल कंसोलिडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, ग्रीन ग्रोथ एंड रेलवे के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। उसके पहले जो फिस्कल कंसोलिडेशन पे ज़्यादा फोकस किया गया है। तो फिस्कल कंसोलिडेशन is a government policy that aims to reduce deficit and debt accumulation. It can be achieved by increasing revenue and reducing expenditure. मैंने जैसे बोला कि रेवेन्यू को कैसे इंक्रीजिंग करेंगे और एक्सपेंडिचर को कैसे रिड्यूस करेंगे, तो इसका मतलब है ये फिस्कल कंसोलिडेशंस। नो चेंज वर मेड इन द टैक्स रेट्स फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडिंग इम्पोर्ट ड्यूटीज़। तो पिछले जो फुल बजट में आया था जो कितना टैक्स लगेगा इंडायरेक्ट इंक्लूडिंग इम्पोर्ट ड्यूटी में, कितना टैक्स, कितना ये सारी चीज़ें लगेंगे, तो ये इंटरिम बजट में डिसाइड नहीं किया गया है, तो चेंज नहीं है कुछ टैक्स। तो पिछले जो साल बजट आया था उसमें टैक्स वगैरह सब कुछ चेंज हुआ था, आपको पता ही होगा। और तो इस बार चेंज नहीं हुआ है। तो चेंज अगर होगा तो वो जुलाई में जो फुल बजट आएगा उसमें ही चेंज होगा। उसके बाद हम देखते हैं फिस्कल डेफिसिट एंड अदर की। जो फाइनेंशियल ईयर 2005 फिस्कल डेफिसिट टारगेट एट 5.1% ऑफ जीडीपी। तो जितना भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जितना भी ग्रोथ होगा, तो उसी में से 5.1% का जो टारगेट लिया गया उससे ज़्यादा
बढ़ने नहीं देंगे। ये टारगेट फिजिकल ईयर 25 मतलब जो पिछले साल जो बजट आएगा उसका लास्ट 25 ईयर का जो 2025 होगा उसके लास्ट का जो टारगेट लिया गया है उसी का है। तो उसी टाइम 5.1% ज़्यादा डेफिसिट देखने के नहीं मिलेगा, ये टारगेट लिया गया है। तो जैसे 24 का जो टारगेट लिया गया था 5.8% और उससे पहले जो लिया गया था 5.9, तो घटा है 5.9 से 5.8 हुआ है। तो नेक्स्ट ईयर जो आएगा तो 5.1% डेफिसिट टारगेट लिया गया है। As of January 13/1/2024, India's fiscal deficit for the first 9 months of the current financial year was 9.82 trillion। अभी तक जो टारगेट लिया गया था, जो 17.87 ट्रिलियन का जो टारगेट लिया गया था, एस्टिमेट टारगेट लिया गया था, उसमें से 5.5% अचीव कर दिया गया है अभी तक। 9.82 ट्रिलियन जो है, तो ये टारगेट एस्टिमेट लिया गया था, उसमें टारगेट अचीव हुआ है 9.82। तो अच्छा साइन है ये इस डाटा के हिसाब से। The government will continue on path of fiscal consolidation to reduce fiscal deficit to 4.5% in 2025 to 26। मैंने जैसे बोला कि 23 में 5.9 था, उसके बाद 24 में 5.8%, उसके बाद 5.1%, ये टारगेट लेके चल रहे हैं। तो घट रहा है जो फिजिकल डेफिसिट, तो आगे होप कि और भी घटेगा, तो ये इंडिया के लिए बहुत गुड साइन है। तो फिजिकल डेफिसिट जो टारगेट लिया गया है 26 फिजिकल ईयर 26 के लिए, वो है 4.5%। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है इकोनॉमिक स्टॉर्म के और जितने भी करेंट न्यूज़ के हिसाब से। उसके बाद हम देखते हैं फाइनेंशियल ईयर 2025 कैपिटल एक्सपेंडिचर सेट एट 11.1 लाख करोड़ अप टू 11.1%, और टोटल एक्सपेंडिचर एक्सपेक्ट 30.8 लाख करोड़, ये टोटल एक्सपेंडिचर है। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 11.1 लाख करोड़। जो जितना भी टोटल जितना भी बजट बनाया गया है उसमें से ये एक्सपेंडिचर का वो डाटा दिया गया है। जो 11.1 लाख करोड़ ये एक्सपेंडिचर होगा, जो टोटल बजट के हिसाब से वो 11.1% है। और जो टोटल एक्सपेंडिचर है ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो फिक्स्ड एसेट होता है, और ये जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है ये 30.8 लाख करोड़ है। द रिवाइज एस्टिमेट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 इज़ 44.9 लाख करोड़। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो रिवाइज किया गया है वो 2024 का वो 44.9 लाख करोड़ है। इन्फ्लेशन हैज़ मॉडरेट एंड इज़ विद इन द टारगेटेड बैंड 2% to 6%। जो इन्फ्लेशन का अभी उतना बहुत बड़ा चेंजेस देखने के लिए नहीं मिला है। जो 6% कम 2 से 6% तक कंट्रोल किया गया है, तो वो बैलेंस वो डाटा दिखाए हैं फाइनेंस मिनिस्टर ने। इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ पिक ऑफ एंड द एवरेज रियल इनकम ऑफ पीपल इंक्रीज बाय 50%। और ये जो हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो हुआ है, जो पर इंडिविजुअल जो कैपिटल जो होता है रियल इनकम होता है, पर कैपिटा इनकम, वो 50% तक इंडिविजुअली बढ़ा है। तो ये जो गवर्नमेंट ने उनका तारीफ करते हुए ये पॉइंट लिखा है निर्मला सीतारमण ने, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ पीक ऑफ एंड द एवरेज रियल इनकम ऑफ पीपल इंक्रीज बाय 50%। तो देखते हैं डाटा जो दिखा रहा है उसको बस हम देख रहे हैं कि या फिर 50% बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, वो आप लोग थोड़ा देख लीजिए। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं। ए फिजिकल डेफिसिट इज ए शॉर्टफॉल इन ए गवर्नमेंट इनकम कंपेयर टू इट्स स्पेंडिंग। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बजट डेफिसिट। जैसे कि फिजिकल डेफिसिट मैंने अभी कुछ टाइम पहले मैंने बताया कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। जो खर्च होता है, कितना एक्सपेंडिचर, कितना बोरोइंग होता है, उसको बैलेंस जो करता है वो फिजिकल डेफिसिट है। और डेफिसिट मतलब कम ही होता है, क्योंकि इतना लार्ज बड़ा कंट्री के हिसाब से जो एक्सपेंडिचर हो रहा है तो हर वक्त कम ही रहता है, तो इसको फिजिकल डेफिसिट ही कहा जाता है। ए फिजिकल डेफिसिट इज कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो जीडीपी हो रहा है, कितने लोग मान लीजिए कि बहुत बोरिंग हो रहा है, खर्चा
जितना हो रहा है उसको हम फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। तो ये फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट एज ए परसेंटेज ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी का जो कैलकुलेट होता है, कितना खर्च होता है, कितना बोरिंग होता है, ये सारे है फिस्कल डेफिसिट। जीडीपी मतलब जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हाँ ये इसका फुल फॉर्म भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, तो ध्यान दीजिए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्ट इन ए कंट्री इन 1 ईयर। जो 1 ईयर में जितना भी गुड एंड सर्विस प्रोडक्ट होता है इंडिया के एक ही बाउंड्री के अंदर, उसको हम जीडीपी कहते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज मनी स्पेंट टू एक्वायर और इम्प्रूव फिक्स्ड नॉन कंज्यूमेबल एसेट। जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने बोला कि नॉन कंज्यूमेबल एसेट जो कि फिक्स्ड होता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड, बिल्डिंग्स, ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा देता है। इट इज़ वन टाइम इन्वेस्टमेंट दैट हेल्प्स टू ग्रो इन द फ्यूचर। तो लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा जो देता है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, जो नॉन कंज्यूमेबल एसेट होता है। उसके बाद हम रेलवे को देखते हैं, रेलवे में क्या कुछ लाया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन अनाउंस दैट 40,000 नॉर्मल रेल बोगीज विल बी कन्वर्टेड टू वंदे भारत। अभी जो रेल बजट में जो पेश किया गया है, अभी वंदे भारत में कन्वर्ट किया जा रहा है बहुत सारे रेल। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए हम देख रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइड किए हैं कि 40,000 नॉर्मल रेल बोगीज जो है अभी के टाइम में, उसको वंदे भारत में कन्वर्ट किया जाएगा। की रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग मेट्रो रेल एंड नमो भारत विल बी एक्सपांडेड टू मोर सिटीज़। और जो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है और नमो भारत, उसको और भी बहुत सिटी के साथ कनेक्ट किया जाएगा, ये इस बजट में टारगेट लिया गया है। 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर वर ऑल्सो अनाउंस, द पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, द एनर्जी, मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर एंड द हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। तो और भी कॉरिडोर इसमें टारगेट लिया गया है जो कनेक्टिविटी कॉरिडोर कहा जाता है। तो एनर्जी को, मिनरल को और जो सीमेंट का, ये कॉरिडोर को कनेक्ट किया जाएगा रेलवे के थ्रू। उसके बाद ग्रीन एनर्जी को देखेंगे तो ग्रीन एनर्जी की इसमें इंडिया लीडिंग ले रहा है हर वक्त। हम देख रहे हैं जो नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन होता है, जो 2070 का जो टारगेट लिया गया है, उसके ऊपर बहुत काम कर रहा है इंडिया। तो एक स्कीम लाया गया है द रूप टॉप सोलराइजेशन, जो रूप टॉप एक सोलराइजेशन होगा 1 करोड़ हाउस होल्ड के ऊपर, विल बी एनेबल टू ऑब्टेन अप टू 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ। तो एक महीने में 300 यूनिट फ्री कर दिया जाएगा 1 करोड़ हाउस होल्ड के ऊपर, और रूप टॉप जो सोलराइजेशन रूप टॉप के ऊपर सोलर पावर लगा जाएगा। वायबिलिटी गैप फंडिंग, और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वायबिलिटी गैप फंडिंग मतलब जो प्राइवेट पार्टनर जो होते हैं वो इन्वेस्ट कर नहीं पाएंगे, उसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, तो उसको वायबिलिटी गैप फंडिंग इसके ऊपर भी ध्यान दिया गया है। वायबिलिटी गैप फंडिंग विल बी प्रोवाइडेड फॉर हार्नेसिंग ऑफशोर वाइंड एनर्जी पोटेंशियल फॉर द इनिशियल कैपेसिटी ऑफ 1 गीगावाट। जो ऑफशोर वाइंड एनर्जी होता है, जो समुंदर के पास जो विंड एनर्जी होता है, उसके ऊपर बहुत इन्वेस्ट होता है। तो इसके साथ जो प्राइवेट पार्टनरशिप होगा, जो पीपीपी होते हैं, प्राइवेट पार्टनरशिप होते हैं, उनको सपोर्ट किया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू। कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफिकेशन कैपेसिटी ऑफ 100 मिलियन टन्स विल बी सेट अप बाय 2030। तो 100 मिलियन टन्स जो कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफिकेशन होगा, उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, और 100 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन होगा। ग्रेटर अडॉप्शन ऑफ ई बसेस फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क विल बी एनकरेज। और जितने भी ई बसेस है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो होता है ई बसेस, उसको ज़्यादातर प्रायोरिटी दिया जाएगा। व्हाट इज वायबिलिटी गैप फंडिंग? जैसे मैंने बोला कि ए स्कीम फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट टू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे मैंने बोला कि जो प्राइवेट पार्टनरशिप होते हैं, उनको जो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो उसको गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेगा, तो उसको वायबिलिटी गैप फंडिंग कहा जाता है। वो उसके ऊपर ध्यान दिया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनके द्वारा दिया जाएगा, इकोनॉमिक अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा।
प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स वन टाइम और differ to economically desirable but commercially enable infrastructure projects undertaken through PPPs with a view to make them commercially viable। जैसे मैंने बोला कि प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं जो इन्वेस्ट कर नहीं सकते हैं गवर्नमेंट कुछ प्रोडक्ट में, तो उसमें गवर्नमेंट सपोर्ट करेगा, इसको वायबिलिटी गैप फंडिंग कहा जाता है। उसके बाद टूरिज़्म के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट टारगेट लिया गया है। जो टूरिस्ट सेंटर है, जैसे कि टूरिस्ट कॉरिडोर बना जा रहा है, जैसे कि पुरी में जगन्नाथ धाम हो गया, उनके ऊपर काम किया जा रहा है। जैसे कि उड़ीसा के और एक प्रोजेक्ट समलई प्रोजेक्ट है जो वेस्टर्न उड़ीसा में संबलपुर में है, तो समलई माता के मंदिर है, उसको भी बहुत अच्छे तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप किया जा रहा है। तो टूरिज़्म के ऊपर बहुत काम किया जा रहा है। A rating system based on the quality of facilities and service will be established, और रेटिंग भी दिया जाएगा कैसा प्रोवाइड किया जा रहा है वो टूरिज़्म सेक्टर। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिया जाएगा। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो बहुत खर्चा भी होगा, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी इंटरेस्ट दिया जाएगा। विल बी प्रोवाइड टू स्टेट फॉर फाइनेंसिंग दिस डेवलपमेंट। Projects for port connectivity, tourism infrastructure and amenities will be taken up on island including लाक्षाद्वीप। अभी रिसेंटली जैसे कि मालदीव का जो कंट्रोवर्सी बना हुआ है उसके ऊपर और एक ट्विस्ट लेके आए हैं गवर्नमेंट ने, और लाक्षाद्वीप के ऊपर और भी जितने भी टूरिस्ट प्लेस होगा उसके ऊपर बहुत सारा इन्वेस्ट किया जाएगा और उसको टूरिज़्म के सेक्टर में बढ़ावा किया जाएगा। तो लाक्षाद्वीप का मेंशन करते हुए निर्मला सीतारमण ने टूरिज़्म के ऊपर बहुत टारगेट लिया गया, बहुत डेवलप होगा। उसके बाद टेक्नोलॉजी के ऊपर देखेंगे। एक कॉर्पस ऑफ RS 1 लाख करोड़ विल बी एस्टेब्लिश विथ 15-year इंटरेस्ट पीरियड टू encourage the private sector to scale up reach and innovation in sunrise domains। तो टेक्नोलॉजी के ऊपर भी 50-year इंटरेस्ट लोन फिर लॉन्ग टर्म के लिए इंटरेस्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू। It will provide long-term financing or refinancing with long tenor and low or nil interest। तो लो इंटरेस्ट और बिना इंटरेस्ट दिए हुए भी लोन दिया जाएगा टेक्नोलॉजी के ऊपर। ए न्यू स्कीम विल बी लॉन्च फॉर स्ट्रेंथनिंग डीप टेक टेक्नोलॉजी फॉर डिफेंस पर्पज एंड एक्सपेंडिचर आत्मनिर्भरता। और एक न्यू स्कीम लाया जाएगा आत्मनिर्भरता, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाएगा, उसमें बहुत इन्वेस्ट होगा जो डिफेंस में और जो डीप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट होगा। उसके ऊपर हेल्थ को डिस्कशन करेंगे। जो आयुष्मान भारत, आपको पता होगा आयुष्मान भारत स्कीम चलता है इंडिया में और वो हेल्थ के ऊपर ही होता है। आयुष्मान भारत कवर विल बी एक्सटेंडेड टू ऑल आंगनबाड़ी एंड आशा वर्कर। और जो आंगनबाड़ी एंड आशा वर्कर्स जो हैं उनको आयुष्मान भारत में इंक्लूड किया जाएगा। ऑल मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर स्कीम विल बी ब्रॉट अंडर वन कॉम्प्रहेंसिव स्कीम। और जितने भी मैटरनल हो गया और जो चाइल्ड हेल्थ केयर स्कीम होता है उसको हेल्थ में इंक्लूड आयुष्मान भारत के साथ किया जाएगा। द सेंटर विल एनकरेज कार्विकल कैंसर वैक्सीनेशन। जो फीमेल वुमेन में देखा जाता है ये कार्विकल कैंसर बहुत एक बड़ा डिजीज़ है, कार्विकल कैंसर वैक्सीनेशन, इसको भी बहुत मात्रा में दिया जाएगा, ये टारगेट लिया गया है। उसके बाद हाउसिंग एंड माइक्रो फाइनेंस को देखेंगे। डिस्पाइट द चैलेंजेस ड्यू टू कोविड के टाइम जो टारगेट लिया गया था वो थोड़ा टारगेट के हिसाब से थोड़ा पास पहुँचते पहुँचते रुक गया था, तो उसको और भी टारगेट लिया गया है। जो 3 करोड़ हाउसेस है उसको अचीव किए हैं। कोरोना के वजह से थोड़ा डिले हुआ बट इसको अचीव किए हैं। और भी टारगेट लिया गया है जो नेक्स्ट 5 ईयर के लिए 2 करोड़ मोर हाउसेस विल बी टेकन अब इन द नेक्स्ट 5 years टू मीट द रिक्वायरमेंट अराइजिंग फ्रॉम द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फैमिलीज़। तो 2 करोड़ मोर हाउसेस और भी उनको पक्का कर देने के लिए PM आवास योजना के तहत दिया जाएगा, वो टारगेट लिया गया है। द PM विश्वकर्मा योजना स्कीम, जो जितने भी क्राफ्ट हो गया आर्टिसियंस होगा जो उनको इंक्लूड किया गया है PM विश्वकर्मा योजना के स्कीम के तहत। जो 2023-24 का जो बजट आया था उसमें ये डिसाइड किया गया था जो जितने टूल्स वगैरह हो वो सब प्रोवाइड कर देंगे PM विश्वकर्मा योजना।
उसके बाद पीएम स्वनिधि स्कीम, जो द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड क्रेडिट असिस्टेंस टू 78 लाख स्ट्रीट वेंडर, जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, जो दुकान वगैरह होता है रास्ते के साइड, उनको पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत वो क्रेडिट दिया गया है, प्रोवाइड क्रेडिट असिस्टेंस 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को। उसके बाद 43 करोड़ लोन्स जो सैंक्शन किया गया है वो पीएम मुद्रा योजना के तहत। द गवर्नमेंट विल ऑल्सो एक्सपैंड द लखपति दीदी स्कीम टू एम्पावर रूरल वुमेन एंड बूस्ट द रूरल इकोनॉमी। और जो गांव में जितने रूरल एरिया होता है उनको जो लखपति दीदी के स्कीम के तहत वो वुमेन रूरल में रहते हैं जो वुमेन, उनको लोन दिया गया है। उसके बाद एग्रीकल्चर और फिशरी को देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना हैज़ बेनिफिटेड 38 लाख फार्मर्स एंड जनरेटेड 10 लाख एम्प्लॉयमेंट। और जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है उसके तहत 38 लाख फार्मर्स को बेनिफिट हुआ है और उसमें 10 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया गया है। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज योजना हैज़ असिस्टेड 2.4 लाख जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड 60,000 इंडिविजुअल्स विद क्रेडिट लिंकेज। प्रधानमंत्री फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज योजना के तहत 2.4 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन दिया गया है और उसके बाद 60,000 जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको भी लिंकेज किया गया है लोन के थ्रू। द गवर्नमेंट विल फर्दर प्रोमोट प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटी। और जो और भी प्राइवेट पार्टनरशिप को लाया जाएगा, जो जितना जो पोस्ट हार्वेस्ट होता है, जो हार्वेस्ट के बाद जो कहाँ बेचेंगे, कैसे ये प्रोसेस सारे जो होता है, जो उनका फूड प्रोसेसिंग होता है बेचने का, वो सारे प्राइवेट पार्टनरशिप को लाया जाएगा। ए न्यू डिपार्टमेंट मत्स्य संपदा, तो मत्स्य संपदा और एक डिपार्टमेंट लाया गया है जो 2023-24 का जो बजट है उसमें डिसाइड किया गया था, उसको और भी बूस्ट जो किया जाएगा। वो जो फिशरमैन है उनको बहुत सारा हेल्प मिलेगा। गवर्नमेंट टू एनकरेज नैनो डैफ मतलब नानो डाई एम्यूनियम फॉस्फेट, एक खाद है वो जो फर्टिलाइज़र है, इसको और भी टेक्नोलॉजी बेस्ड फर्टिलाइज़र्स है ये, जो कि नानो डाई एमोनियम फॉस्फेट, इसको और भी इम्प्रूव किया जाएगा और ये है एग्रो क्लाइमेटिक जोन से। It will also formulate policies to support dairy farmers and defeat the food and mouth disease। और जो डेयरी फार्मर में बहुत सारा देखा जाता है कि फूड एंड माउथ डिजीज़ को उसको भी बहुत बढ़ावा दिया जाएगा एग्रीकल्चर एंड फिशरी के तहत। द गवर्नमेंट विल फॉर्मुलेट ए स्ट्रेटजी अचीव आत्मनिर्भरता सेल्फ रिलायंस फॉर ऑयल सीड। और जो ऑयल सीड्स के ऊपर हम, जैसे कि अभी रिसेंटली रसिया यूक्रेन का जो वार हुआ था और हम यूक्रेन के ऊपर जो सनफ्लावर जो ऑयल होता है उसके ऊपर डिपेंड होते हैं, और जो इंडोनेशिया के ऊपर जो पाम ऑयल के ऊपर डिपेंड होता है, वो सेल्फ रिलायंस जो आत्मनिर्भरता के ऊपर जो यहाँ पे हाई यील्डिंग जो वैरायटी का ऑयल सीड होता है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ताकि नहीं तो और भी फ्यूचर जैसे कि वार हो जा रहा है यूक्रेन के, हम ऊपर डिपेंड होते हैं सनफ्लावर के ऊपर, तो वो वार होता है फिर हम बहुत इंडिया फिर अचीव नहीं कर पाता है, वो चीज़ एफोर्ड नहीं कर पाता है, तो इसलिए सेल्फ रिलायंस होना पड़ेगा ऑयल सीड्स के ऊपर, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा है। उसके बाद MSME जो प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी 2014-15 में डिसाइड किए थे, द स्किल इंडिया मिशन इनिशिएटिव टुवर्ड्स bolstering the production linkage initiative PLI production linkage incentive PLI and make in इंडिया प्रोग्राम्स। और जितने भी प्रोडक्शन होता है स्किल इंडिया मिशन इनिशिएटिव भी MSME तो लाया गया है, तो जितने भी वर्कर होते हैं वो इंसेंटिव के थ्रू बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, उसके ऊपर और भी ध्यान दिया जाएगा। जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव और मेक इंडिया प्रोग्राम्स जो स्किल इंडिया मिशन इनिशिएटिव लिया जा रहा है, जो मेक इन इंडिया के थ्रू भी लिया जाता है, वो ट्रेन 1.4 करोड़ यंग इंडिविजुअल। ऑलरेडी जो डाटा दिखा रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर, 1.4 करोड़ यंग इंडिविजुअल्स को वो स्किल किए हुए हैं, और जो स्किल ऑलरेडी हुए हैं उनको और भी स्किल जो रीस्किलिंग करने के लिए वो डाटा दिया गया है 5
54 लाख यूथ को और भी रीस्किलिंग किया जाएगा, ये डाटा दिखा रहा है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3000 न्यू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और 3000 ITIs को एस्टेब्लिश किया जा रहा है, इसको फाइनेंस मिनिस्टर डाटा दिखा रहे हैं। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे कि जो गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट है और जो मोदी गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, ये निर्मला सीतारमण ने कहा है। स्ट्रेसिंग दैट रिसर्च एंड इनोवेशन विल कैटलाइज इंडियाज ग्रोथ, जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड लीड टू डेवलपमेंट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया, ये कहा है। जो प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री गेव द स्लोगन ऑफ जय जवान जय किसान। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी मेड दैट जय जवान जय किसान जय विज्ञान। उसके बाद हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी दिए हैं जो एक स्लोगन, उसको निर्मला सीतारमण ने कहा है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान एंड जय अनुसंधान। जो जय जवान जय किसान जय विज्ञान जो अटल बिहारी वाजपेयी जो दिए थे, उसके साथ जोड़ दिया गया है जय अनुसंधान, जो रिसर्च है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और ये मोदी प्राइम मिनिस्टर का नारा है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान एंड जय अनुसंधान। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, एज इनोवेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट। उसके बाद और कुछ हाईलाइट को देखते हैं। और जो गवर्नमेंट दिखा रहा है कि 25 करोड़ पीपुल को पॉवर्टी से बाहर निकाले हैं ये 10 साल पहले, ये फाइनेंस मिनिस्टर दिखा रहे हैं ये डाटा। उसके बाद जो 80 करोड़ लोगों को फूड दिया गया है, फूड प्रोवाइड किया गया, फ्री फूड प्रोवाइड किया है, 80 करोड़ पीपल को फूड प्रोवाइड किया है, और 25 करोड़ पीपल को गरीबी से बाहर निकाला गया है, 25 करोड़ पीपल को इस लास्ट 10 ईयर्स में। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र 34 लाख करोड़ PM जन धन योजना के तहत जो डायरेक्ट बैंक में जो ट्रांसफ़र होता है पैसा, वो 34 लाख करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र दिया गया है। और उसके बाद 2.5 लाख करोड़ सेविंग हुआ है, ये डाटा दिखा रहा है। The government will pay more attention to developing the East to fuel India's growth। और गवर्नमेंट ईस्ट, जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट होता है, उसके ऊपर बहुत ध्यान दिया जाएगा, जो लिक्विड की तरह डेवलप होगा, ये निर्मला सीतारमण ने कहे हैं। तो ये रहा हमारे बजट का कुछ हाईलाइट, बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है इकोनॉमिक के तहत। और बजट जो होता है बहुत एक साल में पहले आता है, जो फरवरी में हो जाता है, और फिर हम डिसाइड करते हैं कि अगले साल क्या कुछ खर्चा होगा, क्या कुछ सारे। तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, नॉट ओनली फॉर एस्पिरेंट और स्टूडेंट, ये देखना सारे जितने भी सिटीजन्स होते हैं सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग ज़रूर बताइए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो लोग कुछ भी डाउट होगा, जो समझ नहीं पाए, तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं आप लोग। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।